नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड में हेमंत सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने वाले विधेयक पारित कर दिया है। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 28%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अनुसूचित जाति के लिए 12% आरक्षण लागू हो जाएगा। सरकार ने विधानसभा के स्पेशल सेशन में 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे थे। इसमें 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति को कानूनी दर्जा देने का मकसद और दूसरा ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने को लेकर है। यह दोनों विषय मौजूदा सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल थे। मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव सैफई परिवार की सियासी पटकथा में नई इबारत लिखेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिता की सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा है। अखिलेश ने इस तरह एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला, पिता की विरासत खुद से दूर नहीं जाने दी और दूसरा, चाचा शिवपाल यादव को मैदान से हटने पर मजबूर कर दिया। गौरतलब है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हुई थी। मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए कुल 200 सीटें हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 20 बच्चों ने एडमिशन लिया है। राज्य सरकार ने छात्रों की सहूलियत के लिए हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की शुरुआत की। इसके बाद MBBS की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू की, लेकिन राज्य के छात्रों को हिंदी में पढ़ाई करने को लेकर कोई रुचि नहीं है। कॉलेज में हिंदी भाषा में पढ़ाई करने के लिए सीटें रिजर्व भी रखी गई थी, जिसमें से 90% सीटों पर स्टूडेंट ने एडमिशन ही नहीं लिया है। टीवी इंडस्ट्री में एक और एक्टर को हार्ट अटैक आने की खबर है। अभिनेता सिद्धांत सूर्यवंशी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वो 46 साल के थे। जिम में वर्कआउट के दौरान एक्टर को दिल का दौरा पड़ा था। सिद्धार्थ जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी अचानक गिर पड़े। एक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाने की खबर सामने आ रही है सोशल पर, और यहाँ फैन सिद्धांत सूर्यवंशी के अचानक दुनिया को अलविदा कह जाने पर सदमे में है। सिद्धांत टीवी के पॉपुलर एक्टर रहे हैं। ट्विटर और मेटा के बाद अब अमेजन के कर्मचारियों पर नौकरी का खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि अब अमेजन अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहा। साथ ही कंपनी ने नई भर्ती पर भी रोक लगाकर रखी है। कंपनी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहां हायरिंग फ्रीज कर दी गई है। इससे पहले फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमेरिकी प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने बढ़ती आर्थिक मंदी के बीच अपनी गैर लाभकारी पहलों को कम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को कहा है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार केंद्र के साथ डेंगू के आंकड़े पर कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। भारती ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों को मच्छर जनित इस बीमारी को नियंत्रित करने के बारे में सूचित करने के अलावा उनका मार्गदर्शन करने की कथित कर रही है। और यहाँ कोलकाता में आयोजित अतिसार रोग और पोषण पर 16वें एशियाई सम्मेलन में हिस्सा लेने आई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सम्मेलन से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हमारे पोर्टल को सभी राज्यों से जानकारियां मिलती हैं। बिहार में एक बार फिर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। गोपालगंज और मोकामा के बाद कुढ़नी में उपचुनाव होना है। इसे लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में अब लोजपा रामविलास की एंट्री हो चुकी है। उधर ओवैसी को उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने बगावत कर दी और कुढ़नी में भूमिहार वोटर बीजेपी से नाराज है। उधर मुकेश साह ने बाकी मतदाताओं को साधने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित शिक्षा दिवस समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कार्यक्रम में सूबे के वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। हालांकि शिक्षक दिवस का मौके पर भी नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार के उन लापरवाह शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दे डाली जो कि वेतन लेते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। हमें वैसे शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं। जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने कह दिया है कि और शिक्षकों की नियुक्ति करें। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 महीने से चल रहे युद्ध का असर दुनिया भर पर पड़ा है। अमेरिका जैसे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ है और कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों की वजह से पश्चिमी देशों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा। इसी बीच भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल भारत अमेरिकी को वैक्यूम गैस ऑयल का एक्सपोर्ट कर रहा है। यह वीजाओं भारत ने रूसी सस्ती दरों पर खरीदा है और अमेरिका को महंगी दरों पर बेच रहा है, जिससे मुनाफा भी हो रहा। कहा जा रहा है कि युद्ध के दौरान पश्चिमी देश रूस की आपूर्ति को बदलने के विकल्प चाहते हैं।
मौसम में लगातार बदलाव का दौर चल रहा है। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु तट से दूर पूर्वोत्तर श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी तरह से निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर से तेज बारिश का दौर देखा जा रहा है। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी की वजह से मौसम बदला है, तो वहीं दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। मौसम विभाग ने भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 से 17 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली शहर में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पहले शी जिनपिंग के समिट में हिस्सा लेने पर संशय था, लेकिन शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति के इंडोनेशिया जाने की घोषणा की है। G20 समिट में हिस्सा लेने वाले शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G20 समिट में हिस्सा लेंगे। ऐसे में अब यह चर्चा तेज होगी, क्या बाली में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच कोई मुलाकात हो सकती है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच चलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि फुल कैपेसिटी से चलने वाली यह ट्रेन चेन्नई से बेंगलुरु सिर्फ 6 घंटे में ही पहुंच सकेगी, जिससे लोगों के लिए उनकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी और समय भी बच सकेगा। बता दें कि पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 15 फरवरी 2019 में हुई थी, जो कि नई दिल्ली में वाराणसी वाया कानपुर प्रयागराज चलाई गई थी। मायावती ने कांग्रेस और सपा में रह चुके इमरान मसूद को अब अक्टूबर में पार्टी में शामिल किया था और आपको बता दें कि उन्हें पश्चिमी यूपी की कमान दी थी। तभी से कयास लगने लगे थे कि वह अपनी रणनीति बदल रही है। माना जा रहा है कि इमरान मसूद के जरिए वह ऐसे वक्त में मुस्लिम वोटों पर फोकस कर सकती है जब अल्पसंख्यक समुदाय के सपा से नाराज होने की चर्चाएं चल रही है। खासतौर पर आजम खान की विधानसभा सदस्यता छीनने, मुकदमे लगने और उन पर एक्शन ने यह सवाल खड़ा किया है कि अखिलेश यादव खुलकर क्यों नहीं बोलते। अब मायावती दूत बने इमरान मसूद ने यह संदेश मुस्लिमों में देना शुरू भी कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। यह हमला ओवैसी पर 3 फरवरी 2022 को उस समय हुआ था जब वो मेरठ के किठौर में चुनाव का प्रचार करके वापस दिल्ली लौट रहे थे। उस दिन जैसे ही ओवैसी की गाड़ी पश्चिमी यूपी के पिलखुआ के NH9 स्थित 86 टोल प्लाजा के पास पहुंची, 2 हमलावरों ने गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से उनकी कार के निचले हिस्से में छेद हो गया था। इस पर MIM चीफ सांसद ओवैसी बाल बचे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा बढ़ाते हुए जेट सिक्योरिटी दी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी में सर्दी की शुरुआत से ही वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। दिल्ली NCR के लोग इस वायु प्रदूषण की वजह से सांस और हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली NCR में इस वायु प्रदूषण की वजह से वहां के लोगों में त्वचा संबंधी गंभीर समस्याएं भी पैदा होने लगी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। झारखंड के रांची और टाटानगर, बिहार के पटना, बंगाल के हावड़ा और सांतरगाछी, ओडिशा के झारसुगुड़ा अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में चलने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को 16 नवंबर तक रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। दक्षिणी पूर्व रेलवे ने यह जानकारी दी है। दक्षिणी पूर्व रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बिलासपुर मंडल में नन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 7 जोड़ी ट्रेनें रद्द रहेंगी। अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव पुनर्गठबंधन किया है। शरद पवार की पार्टी NCP गुजरात की 182 सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शुक्रवार को दोनों पार्टियों के नेताओं ने इसकी घोषणा की। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस NCP ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। कांधल जडेजा इकलौते विधायक थे जो NCP के चुनाव चिन्ह से जीत कर आए थे। वह इस वक्त पोरबंदर जिले के कुटियाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं कोर्ट 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे अपना फैसला सुनाएगी और राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढूल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शुक्रवार को केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और CM योगी ने वाराणसी में डिब्रूगढ़ के लिए लग्जरी क्रूज सेवा के टाइम टेबल को लॉन्च किया है। इस दौरान CM योगी और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में यह जलमार्ग परियोजना मील का पत्थर साबित होगा। इससे पर्यटन, माल वाहन और किसानों को काफी लाभ होगा। साथ ही कहा है कि जनवरी 2023 में वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे 4000 किलोमीटर के रिवर रूट पर क्रूज रवाना होगा।
दुनिया की जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही जनसंख्या विस्फोट भी अब एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस बीच वैश्विक जनसंख्या जल्द ही एक नया और अनचाहा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या बढ़कर लगभग 850 करोड़ हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक जनसंख्या में अनुमानित आधे से अधिक वृद्धि केवल 8 देशों में केंद्रित होगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर्यावरण संरक्षण में ही नहीं, खर्च बचाने में ही कारगर साबित हो रही है। एनर्जी थिंक टैंक एम्बर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इंडस्ट्री फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल शुरुआती 6 महीने यानी कि जनवरी से जून के बीच भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग से जीवाश्म ईंधन में होने वाले खर्चे में मदद में 4.2 अरब डॉलर बचाए हैं। इसमें 1.94 करोड़ टन कोयले की खपत भी कम हुई है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।